हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, आज हम लोग यूनिट 4 का, जो आपका यूनिट 4 है, उसका सेकंड यूनिट 4 का हम लोग सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसका नाम है रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल ना। कल मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करके बताया था और सेल साइकिल वाला पार्ट हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे उस सेल साइकिल को रेगुलेट कैसे किया जाएगा ना, कैसे सेल साइकिल का रेगुलेशन होगा, उसको इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है। और आपको बताया जाएगा सेल साइकिल को रेगुलेट क्यों किया जाता है। देखिए, सेल साइकिल तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो जीवन से एस जी2 एम में जा रही है ना, एम में डिवीजन फाइनलिस्ट फेज है। तो सेल साइकिल में मान लीजिए कोई एरर रह गया, जीवन फेज में कोई एरर रह गया, एस फेज में कोई कमी रह गई, जी2 फेज में कोई कमी रह गई, तो इस कमी को चेक करने के लिए चेक पॉइंट होते हैं ना, कि भैया आपको चेक करना है, आपके पास डीएनए बन गए हैं, प्रोटीन बन गया है और एंजाइम सब बन गए हैं, नाइट्रोजन बेस बन गया है, कि आप डिवीजन में जा रहे हैं ना। डिवीजन फेज से सेल तो वापस आएगी नहीं, वो डिवीजन तो करेगी करेगी। तो उसको वहां पे चेक किया जाता है, हर टाइम पे चेक करना पड़ेगा सेल को, कि भैया आप रेडी हैं, आपके पास सब चीज है, आपको सेल डिवीजन करना चाहिए। तो सेल साइकिल का रेगुलेशन में यही हम लोग देखेंगे, सेल साइकिल कैसे रेगुलेट हो रही है, क्या क्या फैक्टर हैं जो सेल को रेगुलेट कर रही हैं, कि आप भैया डिवीजन कर रहे हैं तो अच्छे से डिवीजन करें, ताकि सेल में कोई प्रॉब्लम ना हो, सेल को मारना ना पड़े, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम होगी सेल को मारना पड़ेगा ना। तो बॉडी की एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है सेल डिवीजन के लिए, सेल साइकिल में ना। तो वही है आपका रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। इस सेल साइकिल जो कल आपने पढ़ा था, उस सेल साइकिल को कैसे रेगुलेट करना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट। इसे सेल साइकिल चेक पॉइंट या फिर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। इसमें सेल को रोक दिया जाता है कि भैया आप आगे डिवीजन मत कर लिए, आप कुछ टाइम ले लीजिए, जो आपका रिमेनिंग पार्ट है आप अपना बना लीजिए। जैसे आप एग्जाम सेंटर में गए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो सॉरी जो एग्जाम ले रहा है वो कह दिए जाइए आप अपना चेक करके आ जाइए। ऐसा होगा? नहीं होगा। एग्जामिनर आपको चेक करने नहीं देगा ना, इसलिए आप सेल साइकिल टॉपिक तैयार कर दीजिए, वो आएगा सेल टॉपिक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल साइकिल चेक पॉइंट में जैसे जाते हैं, आप कहीं जाते हैं यात्रा में, मान लीजिए आप फ्लाइट लेने जा रहे हैं, तो आपको जगह जगह पे चेकिंग किया जाता है ना, चेकिंग होता है ना, कि भैया आप कोई अवैध सामान वगैरह तो नहीं लिए हैं, जो चीज़ नहीं ले जाना चाहिए फ्लाइट पे, तो चेकिंग होता है। वैसे सेल साइकिल को भी हर जगह जगह पे चेक किया जाता है ना, कि भैया आप रेडी हैं, आपके पास सब कुछ हो गया है, आपको सेल डिवीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप कुछ टाइम ले लीजिए, अपने आप को रेडी कर लीजिए, फिर से साइकिल सेल डिवीजन करिए। ठीक है। तो यही है सेल साइकिल चेक पॉइंट। इसको रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्यों? क्योंकि सेल साइकिल को आगे रोक दिया जाता है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चेक पॉइंट के बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं। चेक पॉइंट्स प्रोवाइड सेल टाइम टू बिकम फुली प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन एंड कंप्लीट रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चेक पॉइंट क्या करता है, सेल को और टाइम प्रोवाइड करता है। जैसे सेल को 24 आवर में अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करनी है। मान लीजिए अगर इसको अपना काम करने में, एंजाइम बनाने में या प्रोटीन बनाने में या फिर डीएनए बनाने में और टाइम चाहिए इसको, और टाइम चाहिए इसको, तो वही चेक पॉइंट जो होता है इसको टाइम देता है। ठीक है। चेक पॉइंट इनको टाइम देगा ना। तो चेक पॉइंट कैसे देगा टाइम, किस लिए इनको टाइम देगा, ताकि आप डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो जाइए और अपना डीएनए जो रिप्लिकेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। चेक पॉइंट सेल को टाइम क्यों दे रही है, क्योंकि आप अपना जो रिमेनिंग आपका डीएनए है उसको आप रिप्लिकेशन में बना लीजिए, और जो डिवीजन के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। एक ही घंटा में आपको पूरा स्टेज कंप्लीट करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है। तो ये चेक पॉइंट इनको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 3 चेक पॉइंट दैट कंट्रोल सेल साइकिल इन यूकैरियोट। जो यूकैरियोट की सेल साइकिल है, 3 चेक पॉइंट हैं जो ये सेल साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोकैरियोट में चेक पॉइंट तो होंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये माइटोसिस मियोसिस होते नहीं है। ठीक है। उसमें तो बस बाइनरी फिशन, बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने, बाइनरी फिशस होगा उसमें ना, और कॉन्जुगेशन था, ट्रांजैक्शन था। वहाँ पे तो माइटोसिस मियोसिस का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे चेक पॉइंट नहीं होते हैं। तो यूकैरियोटिक का जो सेल साइकिल है उसमें 3 चेक पॉइंट होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जीवन चेक पॉइंट। पहला क्या है बच्चा? जीवन चेक पॉइंट। दूसरा है जी2 चेक पॉइंट। तीसरा है मेटाफेज चेक पॉइंट। देखिए, जीवन से आप समझ गए होंगे कि जीवन वाले सब स्टेज में जो चेक पॉइंट है उसको बोलेंगे जीवन चेक पॉइंट। ये जीवन चेक पॉइंट कहाँ होगा?
जब जीवन से सेल यस स्टेज में जाएगी उसी पे यह जीवन चेक पॉइंट होगा। इन दोनों के ट्रांजिशन पे जब जीवन से यस में कन्वर्ट होने जाएगा उस टाइम में ये जीवन चेक पॉइंट होगा। ठीक है। और G2 चेक पॉइंट किस में होगा? जब सेल G2 से किस में जा रही है, मेटाफेज में जा रही है, सॉरी माइटोसिस में जा रही है, वहां पे होगा G2 चेक पॉइंट। ठीक है। और ये मेटाफेज चेक पॉइंट कहाँ पे होगा? जब सेल प्रोफेज मेटाफेज में जा रही तो मेटाफेज स्टेट पे जो सेल को चेक किया जाएगा वो है मेटाफेजिक चेक पॉइंट। तो पहला कितने चेक पॉइंट आपके हो गए? 3 चेक पॉइंट है, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट और मेटाफेज चेक पॉइंट। 3 चेक पॉइंट आपको पते हो गए ना? कौन कौन है? G1, G2 और मेटाफेजिक चेक पॉइंट। समझ में आ गया? चेक पॉइंट क्यों है? क्योंकि सेल को चेक करना है कि आपका डीएनए बन गया है, आपका प्रोटीन बन गया है, आपका एंजाइम बन गया है, आपका पूरी तरीके से ग्रोथ हो गया है, तभी आप सेल डिवीजन में जा सकते हैं। अगर डीएनए देखिए, चेक पॉइंट क्या करते हैं, जैसे अटेंडेंस नहीं होता है, एक्स खड़े हो जाओ, वाई खड़े हो जाओ, जेड खड़े हो जाओ, तो वैसे ही चेक पॉइंट पे क्या होगा? डीएनए सेल बोलेगी हाँ बन चुका है, प्रोटीन सेल बोलेगी हाँ बन चुका है, एंजाइम सेल बोलेगी हाँ बन चुका है, तो भैया आप आगे जाते जाइए। अगर आपका सब काम ओके है, ओके हर स्टेज पे आप ओके हैं, जीवन पे आप ओके हैं, तो आप जाइए यस में। जीवन और यस के बीच जो चेक पॉइंट है वो क्या करेगी? जीवन पे चेक करेगी। ओके ठीक, आप यस में जाइए ना। फिर यस से क्या होगा? ये G2 में जाएगा, G2 में जो चेक पॉइंट है वो चेक करेगी, यस ओके जाइए आगे बढ़िए। मेटाफेज में क्या होगा? जो प्रोफेज मेटाफेज वाला स्टेज है, मेटाफेज में चेक पॉइंट होगा। अगर मेटाफेज में वो सेल सही है, चेक करा गया, अगर चेक पॉइंट पे सही खरा उतर रही है, भैया आपके पास सब कुछ है, तो आप जाइए सेल डिवीजन में। अगर जीवन और यस के बीच में चेक पॉइंट में कोई एरर दिख रहा है ना, तब सेल को वो G0 स्टेज में भेज देगी कि भैया जाइए, आप अपना जो रिमेनिंग पार्ट है पहले सिंथेसिस करके आइए, पहले अच्छे से तैयारी करके आइए, तब आप आगे सेल साइकिल में कंप्लीट करिए। G2 फेज में सेल को भी रोक दिया जाता है। अगर चेक पॉइंट में कुछ गलती दिखा, इसका डीएनए वगैरह रिपेयर नहीं है, अच्छे से बना नहीं है, तो यहाँ पे रोक दिया जाएगा। आप जाइए, अपना डीएनए, अपना प्रोटीन सब कुछ बना के आइए, तब आप आगे सेल साइकिल में जाइए। ठीक। तो देखिए आप लोग, पहला G1 चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट हेडिंग दीजिए G1 चेक पॉइंट, दे दिए हेडिंग। क्या दिए हेडिंग? G1 चेक पॉइंट। हो गया आपका G1 चेक पॉइंट। दिस चेक पॉइंट प्रेजेंट एंड एंड ऑफ G1 एंड बिफोर एस फेज। हमने बताया ना, ये G1 और यस के ट्रांजिशन पे होता है। G1 का एंड होता है और यस का शुरुआत होता है। इन्हीं दोनों के ट्रांजिशन पे ये है G1 चेक पॉइंट। समझ गए आप लोग? ये क्या करता है? दिस चेक पॉइंट हेल्प सेल टू टेकिंग डिसीजन फॉर वेदर सेल शुड डिवाइड। इस यह चेक पॉइंट जो है सेल को डिसीजन करने के लिए मजबूर करती है कि आपको डिवीजन करना है, वेदर सेल हैव टू डिवीजन शुड डिवाइड, या सेल को डिवीजन करना चाहिए या डिले डिवीजन, या फिर यहाँ पे देखिए दिया है डिले डिवीजन ना। ये चेक पॉइंट क्या करता है? दिस चेक पॉइंट हेल्प सेल टू टेकिंग डिसीजन ऑफ वेदर सेल शुड डिवाइड। सेल को डिसाइड करवाती है कि ये आपको डिवीजन करना है या फिर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है अपने लिए, या फिर एंटर ए रेस्टिंग G0 फेज, या फिर आपको G0 फेज में एंटर करना है। G0 फेज को ये क्या बोलते हैं, सेल साइकिल से अपने आप को चेक कर आउट कर लेती है। ठीक है। G0 स्टेज में सेल डिवीजन नहीं करती है। इफ देयर आर अनफेवरेबल कंडीशन, अगर जीवन फेज में कोई कमी दिख रही, अनफेवरेबल कंडीशन दिख रही है, तब क्या होगा? देन G1 रिस्ट्रिक्शन पॉइंट रिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेशन टू नेक्स्ट फेज बाय पासिंग द सेल G0 फेज। अगर जीवन चेक पॉइंट पे सेल को कोई कमी दिख रही है ना, तो क्या होगा? सेल को वहां पे रोक दिया जाएगा कि भैया आप डिवीजन मत करिए, आप G0 स्टेज में जाइए, G0 स्टेज में जाइए, अपना आप सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप हमको बताइएगा, फिर आपको चेक करके सेल डिवीजन में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हुआ? इफ देयर आर अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, देन G1 रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, जो जीवन का रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, रोकने वाला पॉइंट है, रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकने वाला पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेशन टू नेक्स्ट फेज, आगे सेल को नेक्स्ट फेज में जाने से, नेक्स्ट फेज क्या है इसका? जीवन से यस जाएगी, यस से G2 जाएगी, उस फेज में जाने से सेल को रोक दिया जाता है। और सेल को कहाँ भेजा जाता है? G0 फेज में फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इनको टाइम देने के लिए, ताकि टाइम आपका बढ़ जाए,
जो यहाँ पे 11 घंटे का जीवन था, 8 घंटे का यश था, इसको टाइम कुछ दे दिया गया कि भैया आप जाके अच्छे से अपना सिंथेसिस कर लीजिए। ओके, ये जो जीवन चेक पॉइंट है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जीवन CDK टू साइक्लिन। CDK का मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो इसको इसके लिए जीवन CDK टू साइक्लिन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। जो जीवन चेक पॉइंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जीवन CDK टू साइक्लिन के द्वारा। CDK का मतलब होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, आगे आपको CDK के बारे में बताया जाएगा। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए, जो जीवन चेक पॉइंट है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जीवन CDK टू साइक्लिन काइनेज, साइक्लिन के द्वारा। जीवन चेक पॉइंट किसके लिए चेक करता है? देखिए, ये चेक करता है सेल की साइज के लिए कि सेल की साइज प्रॉपर बढ़ चुकी है या नहीं। न्यूट्रिएंट भी चेक करता है कि भैया आपको डिवीजन में जाना है, आपके पास न्यूट्रिएंट वगैरह है। ग्रोथ फैक्टर को यहाँ पे चेक करता है, और DNA डैमेज को। DNA डैमेज तो नहीं है कि भैया अगर सेल में DNA डैमेज है तो डैमेज DNA वाला सेल बन जाएगी तो आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ के लिए जीवन पे चेकिंग होती है सेल साइज के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए और DNA डैमेज के लिए। तो समझ में आ गया आपको जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट के बारे में ओवरऑल सब लोग बताइए। जीवन चेक पॉइंट यस और जीवन और यस के इंटरफेस पे होता है ना। इसमें क्या होता है? सेल को G0 स्टेज में भेज दिया जाता है अगर वो डिवीजन के लिए रेडी नहीं है। इसमें इन लोग का किसका चेकिंग होता है? सेल साइज के बारे में चेकिंग होता है, न्यूट्रिएंट के बारे में, ग्रोथ फैक्टर के बारे में, DNA डैमेज के बारे में। अगर यहाँ पर DNA डैमेज वगैरह है तो सेल को G0 स्टेज में भेज दिया जाएगा कि भैया आप टाइम ले लीजिए, अपना अच्छे से सब कुछ बना लीजिए, अपने साइज को मेंटेन कर लीजिए, अपने लिए आप न्यूट्रिएंट भोजन रख लीजिए, ग्रोथ फैक्टर रख लीजिए, और DNA डैमेज को आप अपना सही कर लीजिए। तब आप आगे यस फेज फिर G2 फेज में जाइए और अपना डिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। तो जीवन चेक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? बताइए, जीवन चेक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोल रहे हैं नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज तक हमको चेक पॉइंट नहीं समझ में आया था, आज समझ में आ गया। ऐसी बात है? अगर ऐसी बात हो तो बोल दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी ऐसी ही बात है। अब देखिए आप लोग G2 चेक पॉइंट ना, G2 चेक पॉइंट, और बताइए, आप लोग कभी कुछ बताते नहीं हैं आप लोग। G2 चेक पॉइंट, ठीक है, अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया? आप लोग कमेंट भी नहीं करते कि मैम अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया, कि मुझे अच्छा लगे, हाँ बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहा है, मुझे अच्छे ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। कोई कमी भी नहीं है बताते हैं आप लोग कि नहीं समझ में आ रहा है ऐसा वैसा। देखिए G2 चेक पॉइंट, बहरहाल वो मजाक की बात थी। अब देखिए आप लोग G2 चेक पॉइंट, पहला जीवन चेक पॉइंट खत्म हो गया, G2 चेक पॉइंट। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम पे रोज आपका नोट्स, रोज का डेली नोट्स शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का नंबर देखिए, पहले आप थंबनेल पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अगर सर को हाय लेके व्हाट्सअप कर रहे हैं ना, तो आपको वो टेलीग्राम में जोड़ देंगे। ठीक है, ओके। और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना है आपका, व्हाट्सअप ग्रुप BSc फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स सबका बना है। तो जिस सेमेस्टर के जो भी हैं अपने व्हाट्सअप, अपने सेमेस्टर का नाम, अपना नाम लिख के भेज देंगे सर के पास, व्हाट्सअप कर देंगे, सर आपको टेलीग्राम पे उस ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर भी शुरू होने जा रहा है, ओके, करवाया जाएगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और हाँ, आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, ये नहीं कि एग्जाम टाइम में करना है। जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, एक एक क्लास आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिए। आपका हमको लग रहा है 3 यूनिट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा लिए हैं हम। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, किसी का भी ऐसे अच्छे तरीके से हर यूनिट बाय किसी ने कंप्लीट नहीं किया है जितना मैंने कंप्लीट किया है। ये अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ बस आपको, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आप लोग की दुआओं की वजह से ना मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को। दिस चेक पॉइंट सिचुएटेड एट द एंड ऑफ G2 फेज, ये चेक पॉइंट कहाँ है? G2 फेज पे। आपको अच्छा फिगर दिखा दे रहे हैं चेक पॉइंट का, कहाँ पे है? एकदम लास्ट में लग गया है चेक पॉइंट वाला फिगर। देखिए चेक पॉइंट को देखिए आप लोग, ये देखिए G1 है, ये यस है, और ये G2 है। तो आपको चेक पॉइंट देखिए कहाँ कहाँ है। पहला चेक पॉइंट ये G1 चेक पॉइंट, ये G1 और यस के बीच में है कि नहीं? देखिए G1 चेक पॉइंट, ये पहला रिस्ट्रिक्शन है। और दूसरा क्या यहाँ है? G2 चेक पॉइंट यहाँ पे है, जो G2 से एम फेज में सेल जाने वाली है।
अगला चेक पॉइंट क्या है, इसके मेटाफेज में माइटोसिस फेज का यहाँ पे यम चेक पॉइंट है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस फेज में 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, इसी में एक मेटाफेज स्टेज में एक चेक पॉइंट है। तो 3 चेक पॉइंट है, G1, G2 और M। समझ में आ गया G1 कहाँ है, देखिए G1 और यस के ट्रांजिशन पे यहाँ पे G1 चेक पॉइंट है, यहाँ पे पहला रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा G2 चेक पॉइंट है और तीसरा M चेक पॉइंट है। समझ में आ गया, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, पहला चेक किसके लिए, G1 चेक पॉइंट किसके लिए है, सेल साइज के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, ग्रोथ फैक्टर के लिए, डीएनए डैमेज के लिए। अगला है किसके लिए है, G2 वाला सेल साइज के लिए, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए। और जो नेक्स्ट वाला M चेक पॉइंट है वो चेक फॉर क्रोमोसोम अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। M चेक पॉइंट ये चेक करता है कि क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अच्छे से अटैच हो गया है कि नहीं। ठीक, ऐसे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अच्छे से अटैच हो गया कि नहीं, M चेक पॉइंट वो चेक करता है। तो आइए आप लोग देखिए G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट देखिए, दिस चेक पॉइंट ये है आपका G2 चेक पॉइंट, हेडिंग दीजिए G2 चेक पॉइंट। दिस चेक पॉइंट सिचुएटेड एट द एंड ऑफ G2 फेज। G2 फेज के एंड पर एक चेक पॉइंट था, अभी आपने फिगर में देखा। दिस चेक द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। ये जो फैक्टर है सेल डिवीजन के लिए उनको चेक करता है कि भैया ये फैक्टर आपके पास हैं, क्योंकि आपको आगे सेल डिवीजन में जाना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, जितनी सारी तैयारी करना है, कल आपका पेपर है ना, तो आज रात तक या फिर सुबह तक जितनी तैयारी कर लेना है एग्जाम से पहले उतनी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर होने वाला। पेपर इसका क्या है, सेल का, इसको डिवीजन करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाना है। इसमें क्या होता है, मेचुरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या एम फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको MPF बोलते हैं, एम फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मेचुरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज ए प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ साइक्लिन B एंड CDKI है। ठीक है, तो ये जो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, ये किसका बना होता है, साइक्लिन B का और CDKI का। दिस प्रोटीन प्रमोट G2 टू इंटरेंस एम फेज। ये मेटाफोज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स G2 चेक पॉइंट पे होता है, ये सेल को G1 से एम फेज में भेजती है, क्योंकि अब एम फेज में इसको डिवीजन करना है ना। देखिए G1 S G2 उसके बाद एम फेज में है, तो G2 पे मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, मेटाफोज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स G1 को एम फेज में भेजती है। ठीक है, ये मेटाफोज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बना है, साइक्लिन B से बना है और CDK फर्स्ट से बना है, CDK फर्स्ट से और साइक्लिन B से बना है। ठीक है, तो ये मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स MPF कैसे बना है, साइक्लिन B से और CDK फर्स्ट से। किसके, CDK फर्स्ट से ये बना है। CDK का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया है, C मतलब साइक्लिन, D मतलब डिपेंडेंट, K मतलब काइनेज। काइनेज से एनर्जी सेंस है। ठीक है, इसको एनर्जी भी तो चाहिए। तो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मेचुरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ना, वो क्या है, साइक्लिन B से और CDK फर्स्ट से बना है। ये क्या करता है, सेल को G2 से एम फेज में इंटर करवाता है। मेन फंक्शन आप ये देखिए, मेन फंक्शन आप मेचुरेशन प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या एम फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ना, फैक्टर का क्या है, मेन फंक्शन ऑफ MPF इज इन दिस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आर। इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, इस G2 रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे, G2 चेक पॉइंट पे या फिर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे MPS का जो फंक्शन है यहाँ पे आपको बताया गया है। ये क्या करता है, ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ये माइटोटिक स्पिंडल को बनने से रोकता है। ठीक है, और क्या होता है, प्रमोट क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन के रोकता है, प्रमोट करता है। ठीक है, काजेज न्यूक्लियर इनवलप ब्रेकडाउन, न्यूक्लियर इनवलप के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। ठीक है, इफ एनी डैमेज प्रेजेंट, अगर यहाँ पे G2 चेक पॉइंट पे कोई डैमेज प्रेजेंट है, सेल साइकिल अरेस्ट इन G2 फेज, सेल साइकिल को G2 फेज में रोक दिया जाता है, टिल द डैमेज DNA रिपेयर, जब तक कि डैमेज DNA का रिपेयर ना हो जाए तब तक साइकिल को G2 फेज में रोक दिया जाता है। ठीक है, इफ एनी डैमेज प्रेजेंट देन सेल रिस्ट्रिक्टेड टू G2 फेज,
जब तक कि डैमेज इनका पूरी तरीके से सही ना हो जाए। जब डैमेज इनका सही हो जाएगा तो सेल को G2 से M फेज में भेजा जाएगा। ठीक है, अब अगला आपका चेक पॉइंट है मेटाफेज चेक पॉइंट। क्या है बच्चा? थर्ड आपका चेक पॉइंट है मेटाफेज चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट कहाँ होगा? मेटाफेज स्टेज में होगा। किस स्टेज में? मेटाफेज स्टेज। अब ये एम फेज की बात हो गई, एम फेज डिवीजन फेज वाले में। अब सेल डिवीजन में इंटर कर चुकी है, जैसे देखिए ये G1 है, S है, G2 है, M है। सेल यहाँ तक कंप्लीट करके चेक पॉइंट पे, सारे चेक पॉइंट पे खरा उतर के सारे चेक पॉइंट पे इसको ओके मिल गया। ओके ओके ओके, सब चेक पॉइंट पे ओके होके ये आ गई एम फेज में, एम फेज में पहुंच गई। अब एम फेज में ये प्रो फेज भी कंप्लीट कर ली। और मेटा फेज में इसको एक चेक पॉइंट मिलेगा ना। मेटा फेज में जो चेक पॉइंट मिलेगा उसको मेटा फेज चेक पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे जानते किसकी चेकिंग होती है? स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे अटैच हो गया है कि नहीं, इसी की चेकिंग होती है। क्योंकि अगर मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम में अटैच नहीं होगा तो एक क्रोमोसोम दो भाग में डिवाइड नहीं होगा। अगर दो भाग में डिवाइड नहीं होगा तो दोनों क्रोमोसोम, हर सेल में क्रोमोसोम जाएगा नहीं। इसी की चेकिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ की चेकिंग, डीएनए रिपेयर चेकिंग तो यहाँ G1 और G2 चेक पॉइंट पे हो चुकी है। ठीक है, तो दिस जो चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट कहाँ होता है? मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, जो एनाफेज का प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, रेगुलेट दिस चेक पॉइंट। जैसे G2 चेक पॉइंट को MPF ना, MPF मेचुरेशन फेज प्रमोटिंग का फैक्टर काम कर रहा था उसको, या एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर चेक कर रहा था, इसको एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इस चेक पॉइंट पर रेगुलेट करता है। ठीक, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पिंडल चेक पॉइंट। एम फेज मेटाफेज चेक पॉइंट को स्पिंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्पिंडल चेक पॉइंट। आगे देखिए, दिस चेक्स वेदर द ऑल क्रोमोसोम आर प्रॉपरली अटैच टू स्पिंडल आर नॉट। ये चेक करता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अच्छे से अटैच हो गए हैं कि नहीं। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये सारे के सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अच्छे से अटैच हो गए हैं कि नहीं, ये यहाँ पे चेकिंग होती है। और नॉट, इफ एनी मिस्टेक, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी गलती दिख रही है, इट डिले सेल टू इंटर इन एनाफेज फ्रॉम मेटाफेज। यह क्या करती है? सेल को मेटाफेज में रोक देती है, कुछ टाइम के लिए डिले करती है, ताकि ये एनाफेज में कुछ टाइम बाद एंटर कर सके, जब इसके पास सारी, इनका सारा का सारा क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाए। तो ये जो एम चेक पॉइंट है उसको कंट्रोल कौन करता है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि जो क्रोमोसोम है, सारे के सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं कि नहीं। ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, तो इनके काइनेटोकोर से सारे के सारे स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं कि नहीं, यहाँ पे ये चेकिंग होती है। ओके बच्चा, तो आपको फिगर दिखा दे रहे हैं चेक पॉइंट का। यहाँ पे देखिए, पहला G1 चेक पॉइंट है। ये किसके लिए G1 चेक पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? G1 और S के ट्रांजिशन पे ना। ये G1 चेक पॉइंट पे देखिए सेल क्या कर रहे हैं? साइज चेक हो रहा है, न्यूट्रिएंट चेक हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर और डीएनए डैमेज। अगर कोई दिक्कत हो रही है, सेल को देखिए कहाँ भेज दिया जा रहा है? G0 फेज में। देखिए यहाँ पे एरो लिखा है G0 फेज में। अगर कोई दिक्कत नहीं है, सेल आगे बढ़ेगी तो S फेज में जाएगी, S से G2 फेज में जाएगी। G2 फेज के एंड पे एक दूसरा चेक पॉइंट है, देखिए यहाँ रेड दिख गया है चेक पॉइंट पे। G2 चेक पॉइंट चेक फॉर सेल साइज रिप्लिकेशन। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, सेल को रेस्टिंग स्टेज के लिए G2 फेज पे ही रोक दिया जाएगा, जब तक कि इसका रिपेयर ना हो जाए। फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आगे बढ़ेगी ना। फिर इसको एम फेज में, देखिए एम फेज में, मेटाफेज में एक स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, एम फेज चेक पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर की चेकिंग होती है। तो सारे के सारे जो 3 चेक पॉइंट है आपको अच्छे समझ में आ गए। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से वीडियो देखेंगे, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं हम लोग आगे, हमारा तीनों चेक पॉइंट हो गए। अब देखिए सेल साइकिल रेगुलेटर। सेल साइकिल रेगुलेटर, जो सेल साइकिल को रेगुलेट कर रहे थे, CDK ना, CDK थे ना, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो था, MPC था ना, वो सब जो थे उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो सेल साइकिल रेगुलेटर, सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जो केमिकल है उनको बोलेंगे सेल साइकिल रेगुलेटर ना। केमिकल ही होंगे ना।
जो इसको सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे, या फिर फैक्टर होंगे। उसी को जो सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले फैक्टर है उसके बारे में यहाँ पढ़ा जाएगा। सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाई दो फैक्टर के द्वारा सेल साइकिल रेगुलेट होता है। पहला साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKS, पहला है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के द्वारा रेगुलेट होता है, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, इस साइकिल को CDK को इनहिबिट करने वाला फैक्टर जो है उसके द्वारा। तो पहला क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDKS है, और दूसरा क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करने वाला इनहिबिटर, मतलब इस CDK को इनहिबिट करने वाला इनहिबिटर दूसरा है। तो इसको बोलेंगे CDKIS, इसको बोलेंगे CDK। पहला है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ना, दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, इस CDK को इनहिबिट करने वाला ना, कि भैया अभी आपको सेल साइकिल में नहीं आना है। ओके, तो साइक्लिन के बारे में देखिए आप लोग। साइक्लिन आर प्रोटीन दैट एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज रेगुलेटिंग यूकैरियोटिक सेल साइकिल। साइक्लिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि काइनेज मतलब एनर्जी वाली एक्टिविटी को प्रमोट करती है ताकि सेल साइकिल हो सके। ठीक है, G1 to S ट्रांजिशन कैरिड आउट बाय G1 साइक्लिन एंड CDC2 काइनेज। जो G1 से S ट्रांजिशन था, G1 से S स्टेज में जाने वाला ट्रांजिशन था, वो किसके द्वारा होता है, G1 साइक्लिन प्लस CDC2 काइनेज ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK2 होगा काइनेज। ओके, CDK2 काइनेज के द्वारा। जो G2 to M ट्रांजिशन है वो किसके द्वारा होता है, मेचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर द्वारा, MPF मैंने ऊपर ही बताया था। फॉर्म बाय किसके द्वारा यह बनता है, माइटोटिक साइक्लिन एंड CDC2 काइनेज के द्वारा। किसके द्वारा, माइटोटिक साइक्लिन और CDC2 काइनेज के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा आपको रटने वाला टॉपिक है। देखिए, सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एंड अदर फैक्टर। जो ऊपर मैंने बताया इसी को हम उस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है, थियरी के फॉर्म में। ओके, जो आगे ऊपर हमने चार्ट ये आपको बनाया था ये ना, उसी को थियरी फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। जो CDK के बारे में है, ये CDK के बारे में यहाँ पे बताया गया, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग भी आप CDK दे सकते हैं। सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एंजाइम। जो ये एंजाइम है CDK ना, CDK ये प्रोटीन के बने हुए एंजाइम है, एंड अदर फैक्टर, और डिफरेंट टाइप के फैक्टर। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिन, जो CDK है इसके साथ डिफरेंट टाइप के साइक्लिन होंगे। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन प्रोटीन होगी ना। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। क्या क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन, ये साइक्लिन अलग है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अलग है। ठीक है, ये प्रोटीन है, साइक्लिन प्रोटीन है, ये एंजाइम है। तो पहला क्या है, CDK4। जो CDK4 है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और साइक्लिन D, साइक्लिन CDK4 और साइक्लिन D, एंड CDK6 और साइक्लिन D। CDK4, CDK6 और साइक्लिन D ये मिलकर क्या करते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ आफ्टर G0 फेज। G0 फेज के बाद सेल को ग्रोथ, जैसे अगर सेल G1 चेक पॉइंट पे चेक किया गया, वहां पे कोई कमी है, G0 में चली गई, ये क्या करता है, G0 फेज पे इनको सेल ग्रोथ करने में मदद करती है। इट रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड RNA सिंथेसिस बाय फास्फोरिलेशन प्रोसेस। ये फास्फोरिलेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस और RNA सिंथेसिस को चेक करती है। कौन चेक करता है, CDK4 साइक्लिन और CDK6 साइक्लिन D। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, रट लीजिएगा आप लोग। अगला है CDK2 साइक्लिन E। CDK2 के साथ साइक्लिन E रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर G1 फेज। G1 फेज के बाद जो फास्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन है उसको ये CDK2 और साइक्लिन E करता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, ये क्या करता है, क्रिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, ये क्या करता है, DNA रिप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ पे आप लोग इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन DNA रिप्लिकेशन, इसको यहाँ पे आप लोग कट कर लीजिएगा। अब CDK2 साइक्लिन A क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर
एक्टिवेशन ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये डीएनए रिप्लिकेशन को एक्टिवेट करता है। इट मीन्स इट रेगुलेट्स द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यस फेज, ये यस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन को रेगुलेट करता है, सब लोग याद कर लीजिएगा ना। CDK1 साइक्लिन ई क्या करता है, फास्फोरेट्स द वैरायटी ऑफ प्रोटीन फॉर प्रोग्रेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को आगे करने के लिए CDK फर्स्ट और साइक्लिन ए चेक करते हैं कि सारे के सारे प्रोटीन बन गई है कि नहीं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। पहला क्या है, CDK4 और साइक्लिन डी, CYCLIN डी, ये क्या करता है, सेल को G0 फेज, अगर G0 फेज में सेल चली गई है तो उसको प्रोटीन सिंथेसिस और mRNA सिंथेसिस करवाता है। और प्रोसेस क्या है, फास्फोरिलेशन प्रोसेस है ना। फास्फोराइलेशन मतलब एनर्जी देके, फास्फोराइलेशन हो रहा है ना, एनर्जी देके, फास्फेट अगर जुड़ेगा तो एनर्जी इसको मिलेगी। ठीक है, अगला आप क्या है, CDK2 साइक्लिन, ये सब साइक्लिन का टाइप है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन का टाइप है। ठीक है, CDK2 और साइक्लिन ई क्या करता है, अगर सेल जीवन फेज में ना, सेल अगर जीवन फेज में है तो उसको क्या करता है, ये डीएनए रिप्लिकेशन को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए तैयार करता है। CDK2 और साइक्लिन ए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इट मीन्स इट रेगुलेट द रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यस फेज। CDK फर्स्ट और साइक्लिन ए ये क्या करते हैं, फास्फोरिलेट्स द वैरायटी ऑफ प्रोटीन फॉर प्रोग्रेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को आगे बढ़ने के लिए वैरायटी ऑफ प्रोटीन को फास्फोरिलेट करती है। ठीक है, फास्फोरिलेट मतलब प्रोटीन को एनर्जी देगी ना, फास्फोरिलेट मतलब एनर्जी देगी ताकि ये अपना काम कर सके। एक्टिव स्टेट में जाएंगे तभी ना अपना काम करेंगी, इनके पास एनर्जी रहेगा। जैसे भूखे भजन न होए गोपाला, वही बात हो गई ना। अगर ये फिगर आप समझ लेंगे तो जो जितने मैं CDK की बात कर रही थी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, और यहाँ पे आपको सारा चेक पॉइंट दिखाया गया है। ये देखिए मैंने चेक पॉइंट दिखाया है, इस कलर से नहीं, ये देखिए एक चेक पॉइंट इसे ये है G1 चेक पॉइंट ना, G1 और S के बीच में है, और दूसरा आपका चेक पॉइंट है G2 चेक पॉइंट, तीसरा है आपका M चेक पॉइंट। चेक पॉइंट की बात खत्म हो गई, चेक पॉइंट की बात आगे नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए पहला, देखिए इनका, पहले देखिए आप लोग जो जीवन में रेगुलेशन के लिए साइक्लिन है CDK है, देखिए CDK जो है जीवन में वो देखिए क्या क्या है, CDK4 और साइक्लिन डी, CDK6 और साइक्लिन डी, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ आफ्टर G0 फेज, G0 फेज में अगर सेल चली गई है उसमें ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, अगला है, यही आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फिगर बस याद कर लीजिएगा, आपको जो ये साइक्लिन याद करने की जरूरत नहीं होगी, जो मैंने अभी थियरी आपको बताया है। ठीक है, इतना बस याद कर लीजिएगा। अब क्या है, सेल यस फेज में है ना, उसमें यहाँ पे कौन कौन है, CDK2 और साइक्लिन ई, ये क्या करते हैं, फास्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन आफ्टर G1 फेज, G1 फेज के बाद प्रोटीन को ये फास्फोरिलेशन होता है प्रोटीन का। ठीक है, फिर अगला क्या है, एस फेज में ही ये है, ये यहाँ पे इनके ट्रांजिशन पे है। यहाँ पे देखिए CDK2 और साइक्लिन ये करते हैं एक्टिवेशन ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन को एक्टिवेट करते हैं। और CDK फर्स्ट और साइक्लिन ए क्या करता है, फास्फोरिलेट द वैरायटी ऑफ प्रोटीन फॉर प्रोग्रेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को आगे, प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ने के लिए ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन को फास्फोरिलेट करती है, एनर्जी देती है ताकि वो अपना काम कर सकें। यहाँ पर आपको चेक पॉइंट का एक फिगर बनाया गया है, ये भी एक चेक पॉइंट है, आपको पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग टाइप्स ऑफ रेगुलेटर, जो हमने आपको रेगुलेटर बताया है ये कितने टाइप के हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक है, एक पॉजिटिव रेगुलेटर और एक निगेटिव रेगुलेटर। पॉजिटिव रेगुलेटर क्या करेगा, सेल को आगे जाने देगा, निगेटिव रेगुलेटर इस पॉजिटिव रेगुलेटर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ रेगुलेटर में, पॉजिटिव रेगुलेटर, पॉजिटिव रेगुलेटर आर दोज विच कंट्रोल नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, पॉजिटिव रेगुलेटर वो हैं जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, कि भैया इनके लिए, इनके बिना सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या है, साइक्लिन, आपने देखा था साइक्लिन कितना काम का था, साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और पोलो लाइक काइनेज, तो इसमें तीन है। पॉजिटिव रेगुलेटर्स में, रेगुलेटर्स की बात हो रही है, रेगुलेटर
सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर, रेगुलेशन नहीं, सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाला रेगुलेटर। इसमें क्या क्या है, साइक्लिन है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है और पोलोकाइनेज है। और निगेटिव रेगुलेटर क्या है, निगेटिव रेगुलेटर आर दोज विच कंट्रोल द पॉजिटिव रेगुलेटर। निगेटिव रेगुलेटर क्या करते हैं, पॉजिटिव रेगुलेटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आरबी प्रोटीन है, p53 जीन है और इनहिबिटर ऑफ सीडीके। सीडीके को इनहिबिट करने वाला इनहिबिटर जो हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे ये, तो ये निगेटिव रेगुलेशन में आएंगे, रेगुलेटर में आएंगे। तो निगेटिव रेगुलेटर में क्या है, आरबी प्रोटीन है, p53 जीन है और इनहिबिटर ऑफ सीडीके। देखिए आपको बस यहाँ पे नाम बताया गया है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक। तो आपका दैट्स ऑल अबाउट सेल साइकिल रेगुलेशन और सेल साइकिल चेक पॉइंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच।